हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपकी क्लास में केवल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाते, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं। जब आप लंबे समय तक क्लासों को रेगुलर रखोगे तो निश्चित रूप से आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके और जीएस का पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है 29 अप्रैल 2026 को पूरे विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस सेलिब्रेट किया गया है। पहला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो बच्चों इसका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। यह पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखना, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना, और जिसे संगीत नाट्य अकादमी द्वारा क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। भरतनाट्य है, कथक है, कुचिपुड़ी है, सत्रिय है, ठीक है ना, और ध्यान रखना मोहिनीअट्टम है, कथकली है। ये बहुत सारे ये मतलब 8 नृत्य हैं और आप लोग बताओगे। जैसे मान के चलो भरतनाट्य है, ये तमिलनाडु का है, कथक है कहां का, उत्तर प्रदेश का, शास्त्रीय कहां का, आसाम का, कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का। इसी तरीके से आपको कमेंट में 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य लिखने पड़ेंगे। कमेंट में आप जरूर लिखना, मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा हाल ही में डीआरडीओ, ये संस्था का नाम याद रखना, डीआरडीओ जो मिसाइल लॉन्च करती है, कह रहा थल और जल युद्ध के लिए कौन सा एडवांस आर्म्ड लॉन्च किया है। एडवांस आर्म्ड लॉन्च करने की ये क्या कर रही है, बात कर रही है, ठीक है ना। कह रहा ये आप देख रहे होंगे यहां पर, ठीक है ना। कह रहा नाग 19, अस्त्र 10, विक्रम BT 21, ध्रुव 26। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो विक्रम B21 हो जाएगा, जिसके बारे में बेसिक सी जानकारी डीआरडीओ ने विक्रम B21 ट्रैक और व्हील्ड दोनों काम करेगा। ये ट्रैक भी करेगा और जल में ये व्हील्ड भी करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कह रहा ये दोनों वेरिएंट में मिलेगा, जमीन और पानी पर दोनों में ये काम करेगा। कह रहा डीआरडीओ अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो आप बताओगे नई दिल्ली में। आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन ये है कि आप लोग डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताओगे। क्या बताओगे, डीआरडीओ की। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म तक ही नहीं छोड़ूंगा आपको, इसरो की भी फुल फॉर्म बतानी है। इसरो की किस वर्ष स्थापना हुई थी ये भी बतानी है और इसरो की साथ ही साथ हेडक्वार्टर भी आपको बताना है। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के, ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का कितने % रखने का हमने लक्ष्य रखा है। ध्यान रखना, पिछली बार 2025 में कितना था, 4.4% था। इस बार 0.1% क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो सीधा सीधा बात है, इस बार क्या रहेगा, 4.3% रहेगा। दिमाग में भर लो इस चीज को आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कह रहा है सरकार ने 26-27 में घाटा जो है वो 4.3 तक लाने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष ये 4.4 था, ठीक है ना। ये देखना 2025-26 में ये 4.4 था और 26-27 में इसे ला करके 4.3। ये आप ये मत कहना केवल 0.1 ही कम किया है, ये 0.1 ही अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कह रहा सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक अपनी कुल देनदारियों को घटाकर 50% कम करना है। जो भी कर्ज सरकार को देना है उसे 50% तक क्या कर देंगे, 2031 तक कम कर देंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला अगर मैं बात करूं आपसे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है। तो कह रहा विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और गैप के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और गैप। आप लोग बताओगे विश्व बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहां पे है और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां है, और सभी की स्थापना वर्ष भी बताओगे। ये कौन कौन किस वर्ष इनकी स्थापना हुई थी। बच्चों विश्वास करना, स्टैटिक जी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सर्च मारा करिए, बाकायदा लिखा करिए। दिमाग में जब चीजें कई बार आप लिखोगे तो निश्चित रूप से चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चले आगे की ओर, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए कह रहा है यह जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की बात करें तो हर साल
20 मार्च को क्या किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूं तो हाल ही में चर्चा में रही 16वें वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत। वित्त आयोग मैंने कई बार आपको बताया बच्चों कि संविधान के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है ना। आपको पता है 324 में चुनाव आयोग के बारे में निर्वाचन आयोग है। ठीक है ना, चुनाव आयोग है। आपको पता है 356 में राष्ट्रपति शासन है। क्या है, राष्ट्रपति शासन है, ध्यान रखना। जब राज्य का मुख्यमंत्री संविधान का उल्लंघन करता है तो उस समय लगाया जाता है। और केंद्र ने कोई कानून बनाया और राज्य ने कानून नहीं माना तो आर्टिकल 365 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये 312 में क्या है और आर्टिकल 110 में क्या है, दोनों आर्टिकल आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है ना। साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है, इससे ज्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त आयोग जो है उसका काम क्या है, तो भैया उसका काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करना। आपको ये बताना है केंद्र राज्य को कितने परसेंट टैक्स देता है। और इस समय 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा, ये आपको कमेंट में बताना है। कह रहा है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, बिल्कुल आर्टिकल 280 में, और चुनाव आयोग किसमें, आर्टिकल 324 में है। अब आप लोग बताओगे आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस समय बंगाल में इलेक्शन हुआ है ना, पूछने के पूरे चांस हैं। ठीक है ना। कह रहा हाल ही में भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान लॉन्च किया गया है। कौन सा, निजी। ठीक है, निजी कंपनी के द्वारा। इसका नाम क्या है, कलाम 100, विक्रम फर्स्ट, गगन 10 या तेजस प्रो। तो इसका नाम है बच्चों विक्रम फर्स्ट, ध्यान रखना। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये प्राइवेट स्पेस द्वारा, क्या स्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला कक्षीय प्रक्षेपण यान है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद इसरो जल्दी ही शुक्र ग्रह के लिए भी क्या कर रहा है, अपना मिशन लॉन्च करने की बात कर रहा है। ठीक है ना। इसी के साथ आगे चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। कह रहा है नए बजट प्रावधानों के अनुसार आईएफएससी में स्थापित यूनिट के लिए टैक्स हॉलिडे 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया। पहले टैक्स हॉलिडे कितना था, 10 वर्ष था, अब कितना कर दिया भैया, 12, 15, 20 या 25, तो ये बढ़ा करके दूना कर दिया है। दूना भी कह सकता है ऑप्शन में, 20% कर दिया। कह रहा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने आईएफएससी और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट टैक्स छूट की सीमा दोगुनी कर दी है। पहले ये 10 था और अब कितना कर दिया, 20 वर्ष कर दिया। ठीक है ना। कह रहा है इस 20 वर्ष की पूर्ण टैक्स छूट अवधि के बाद इन यूनिट की आय 15% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। जो ये यूनिट है ना, इन पर टैक्स कितना लगेगा, 15% टैक्स लगेगा। ये भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही देखिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आगा क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजमार्गों पर यात्रा करना, सुरक्षित यात्रा करना संविधान में किस मौलिक अधिकार में रखा गया है। 19 में, 21 में, 24 में या 32 में। तो ध्यान रखना, अब यात्रा करना राजमार्गों पर ये हमारे जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो 21 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता। 14 में क्या है, समानता का अधिकार है, समता का अधिकार। विधि में समानता, विधि का समान संरक्षण, ये किसमें है, 14 में है। ठीक है ना। तो फिर 32 में क्या है, 32 में जब संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसकी शिकायत कर सकते हो, रिट डाल सकते हो। और इसके तहत भैया 5 प्रकार की रिट डाली जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिनिषेध, अधिकार प्रेक्षा और परमादेश। ये 5 रिट हैं जो आर्टिकल 32 के तहत, 32 फर्स्ट के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो कहने के लिए, और आपको 32 सेकंड के तहत सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है। ठीक है ना। इसके साथ ही आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि नेशनल हाईवे पर सुरक्षित यात्रा करना भारतीय संविधान के अनुसार जीवन जीने के अधिकार का ही एक अभिन्न अंग है। कह रहा है नेशनल हाईवे पर 30% सड़क दुर्घटनाएं इसी वजह से होती हैं। आगे ध्यान रखना, निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है, निजता, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है ना। कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है, इसका संरक्षण करना। प्रजनन स्वायत्तता, हाल ही में प्रजनन स्वायत्तता मतलब रिप्रोडक्शन ऑटोनॉमी को भी इसी अनुच्छेद के तहत रखा गया है। ये भी ध्यान रख लेना, ये तो पीसीआर आईएएस में बनने वाला है। प्रजनन स्वायत्तता को किस में रखा गया है, तो ये भी जीवन जीने के अधिकार में रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं ये आपको देता हूं, तो आप तैयार रख लिया करिए। 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। 340 किलोमीटर, 594 किलोमीटर, 296 या 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
594 किलोमीटर है। ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो 12 जिलों से गुजरेगा। ये पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने को, देखो ये देख रहे हैं आप, ये प्रयागराज, ये पश्चिमी यूपी, पश्चिमी को ये देख रहे हैं मेरठ, सीधा जाएगा प्रयागराज के लिए, 12 जिलों को जोड़ेगा। इसका मिड पॉइंट कहां पड़ेगा? शाहजहांपुर पड़ेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से क्या कर लो, तैयार कर लो। 6 घंटे कर दिया, पहले इसमें 12 घंटे लगते थे, अब सफर कितने का होगा? केवल 6 घंटे। लगभग 36,230 करोड़ लागत आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप भी बनाई है। ये भी पूछा जा सकता है हाल ही में कहां पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई, तो आप सीधा सीधा जवाब दे देना कि भैया ये एयर स्ट्रिप जो बनाई गई है ना, ये शाहजहांपुर में बनाई गई है। क्लियर है एकदम से? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर और छठे पर। तो खर्च के मामले में इंडिया भैया कौन से स्थान पर है? तो इंडिया जो है खर्च के स्थान में 5वें स्थान पर आया। कितने पर आया? 5वें स्थान पर आया। पहले पर कौन है आप देख लो, यूएसए। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से लगा रखी है। दूसरे पर कौन है? चीन। तीसरे पर रूस, चौथे पर जर्मनी और पांचवें पर 92.1 मिलियन के साथ इंडिया 5वें स्थान पर आया है। ठीक है ना? किसमें? सैन्य खर्च में, सेना में खर्च करने में। ठीक है। सिपरी क्या है? तो ये ध्यान रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका मुख्यालय कहां है? स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी ही क्या है? स्टॉकहोम है। ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। आगे चलते हैं। कह रहा भारत का वह पहला कौन सा यूपीआई ऐप बन गया है जिसे एक महीने मार्च 2026 में 10 अरब लेन देन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर दिया? गूगल ने, फोन पे ने, पेटीएम ने या भीम ने? तो किसने किया भैया? फोन पे ने किया है। किसने किया है? फोन पे ने किया है। फोन पे ने भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में 46.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ 10 पॉइंट, देखा आधे, लगभग आधी हिस्सेदारी है ऑनलाइन पेमेंट करने में यूपीआई, सॉरी किसकी? यूपीआई में, फोन पे की। ये ध्यान रख लेना। ठीक है। कह रहा ये बिलियन ट्रांजैक्शन किया जिसकी कुल वैल्यू 14.48 लाख करोड़ रही। कह रहा यूपीआई का पूर्ण नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे भी याद रख लेना। ठीक है ना? इसे एनपीसीआई द्वारा 2016 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया। तो ये संस्था भी याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। गूगल पे कितना है? 33%, फोन पे कितना? 46.6 और पेटीएम कितना? केवल 7.8%। तो इन तीन के माध्यम से ही इंडिया में ज्यादा लेन देन किया जाता है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है ना? चलें भैया आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपको पता, डॉक्टर अशोक लारी। किसकी जगह? सुमन बेरी की जगह किया गया है। ठीक है ना? न्यू अपॉइंटमेंट किया गया, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना? नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था योजना आयोग के स्थान पर। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना? पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अशोक लारी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी का स्थान लिया है। डॉक्टर गोवर्धन दास को पूर्णकालिक सदस्य भी नियुक्त किया गया। दोनों को याद रखना आप लोग। ठीक है ना? पूर्णकालिक सदस्य। और आप लोग बताओगे इस समय सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है? ठीक है ना? नीति आयोग का सीईओ कौन है? आगे चलते हैं। भारत ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 27 अप्रैल 2026 को किस देश के साथ मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एफटीए पर साइन किए हैं? तो ये न्यूजीलैंड के साथ किए। दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना? इस समझौते के तहत भारतीय निर्यात जैसे टेक्सटाइल है, कपड़ा, लेदर है, फुटवियर है, को न्यूजीलैंड के बाजारों में 100% ड्यूटी क्या कर दी जाएगी? फ्री कर दी जाएगी। और ये एमएसएमई सेक्टर को एक गेम चेंजर जैसा देख रहे हैं, क्योंकि इनको कौन बनाते हैं? एमएसएमई ही बनाते हैं। एमएसएमई मतलब लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है ना? तो 100% ड्यूटी फ्री कर दी है न्यूजीलैंड के बाजार में। तो ये तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इसकी राजधानी क्या है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड डॉलर चलता है यहाँ। ठीक है ना? ओशोनिया महाद्वीप में पड़ता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है ना? आप लोग ये बताओगे न्यूजीलैंड किस महासागर में पड़ता है? किस महासागर से घिरा हुआ है ये भी बताओगे। मरे और डार्लिंग नदी किस देश में पड़ती है ये भी आप बताओगे। ठीक है ना? चलिए भैया, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत में मोग्रस शुष्का, ये नाम याद रखना, और मोग्रस पुड़े नामक 2 प्रजातियों की खोज की है। किस जीव की प्रजातियां हैं ये भी आपको याद रखना बेहद जरूरी है। कह रहा है मेढक की, तितली की, जंपिंग मकड़ी की या छिपकली की? तो ये जंपिंग, देखना जंपिंग मकड़ी, तो ये जंपिंग मकड़ी की है। ठीक है ना? कह रहा मोग्रस शुष्का ये राजस्थान के क्षेत्र में और गुजरात के शुष्क इलाकों में खोजी गई है। और जो मोग्रस पुड़े है, ये पुड़े से ही पहचान लेना, ये महाराष्ट्र के शहरी विविधता वाले इलाकों में ये क्या की गई है? खोजी गई है। ठीक है भाई, याद रखोगे इस चीज को। कह रहा भारत की समृद्ध जैव विविधता को ये दर्शाता है। भारत में विश्व के 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है।
एक पश्चिमी घाट है, ध्यान रखो। जैव विविधता हॉटस्पॉट वो होते हैं जहाँ बहुत भारी संख्या में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब होता है बेटा विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां होना, अलग अलग तरह की प्रजातियां होना, ये जैव विविधता कहलाता है। जैसे आम का पेड़, नींबू का पेड़, पीपल का पेड़, ये अलग अलग जीव हैं, मतलब अलग अलग प्रजातियां हैं, तो जैव विविधता होगी। इसका मतलब अगर 1000 पेड़ अगर पीपल के भी है ना तो ये जैव विविधता को नहीं दर्शाएगा, क्योंकि प्रजाति तो एक ही है ना केवल पीपल की। ठीक है, तो इसे याद रखना। तो पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र है। ये भारत में 4 क्या है जैव विविधता स्पॉट हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आईपीएल के इतिहास में 9000 रन का जादुई आंकड़ा छूने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर या शिखर धवन। तो इसका सीधा सीधा आप आंसर लगा देना। ये आंसर आपके लिए दिया था मैंने, ठीक है ना। ये आंसर किसके लिए दिया था? आपके लिए। आप लोग बताओगे कौन बनाए? ये क्वेश्चन कमेंट के लिए आज मैंने दिया था, मैं होमवर्क दूंगा मैं आज, ठीक है ना, लास्ट टाइम में। तो ये आप दोगे। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, और भाई क्लास अच्छी लगा करे तो क्लास को जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों।